हेल्थ सेशन ऑफ एप्लॉम। एक बार जोरदार तालियां एप्लॉम के लिए। हमने अभी पहला सेशन देखा डूज एंड डोंट्स ऑफ MLM मार्केटिंग। व्हाट इज MLM मार्केटिंग, कैसे काम करना है, पर किस पे काम करना है। जो अभी का सेशन है वो उसके लिए है। और ये जो हेल्थ सेशन है ये तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो भी लंच के पहले सेशन होगा दैट विल बी अवेयरनेस सेशन, और उसके बाद होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, राइट। सो आर यू रेडी, आर यू ऑल एक्चुअली रेडी? तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है व्हाट इज हेल्थ। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? सिंपल डेफिनेशन सामने स्लाइड पे भी मैंने लगाया नहीं, इसीलिए कि आप चीटिंग ना कर सकें। जी बताइए। स्वास्थ्य हमारी पूंजी है। वेरी नाइस एंड वेरी शॉर्ट। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज हेल्थ? एनीबडी? सब जानते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम किन शब्दों में उनको बोलें जो वो सही आए, राइट। चलिए हम शब्द आपको दे देते हैं। अब देखिए क्या है ये। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। यानी कि हम स्वस्थ अपने आप को सिर्फ तब कह सकते हैं जब हम शरीर से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों, और हमारी जो सामाजिक सेटअप है हम उससे भी स्वस्थ हों। हमारा शरीर ठीक काम कर रहा है पर मन से अच्छे नहीं है, मन अच्छा नहीं है, हमें थोड़ी एंग्जाइटी। आप देखिए ना आजकल के समय में फिजिकल इश्यूज कहीं कम है और मेंटल इश्यूज ज़्यादा हैं। इंसान को एंग्जाइटी की फीलिंग, एंग्जाइटी इज़ सच अ कॉमन थिंग नाउ डेज कि हर तीसरे इंसान को स्ट्रेस, एंग्जाइटी आप सुनने में आती है। 20 साल पहले जब हम छोटे थे, जब आज से 20-22 साल पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हमने कभी नहीं सुना स्ट्रेस, एंग्जाइटी क्या होती है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे, जिन्हें जैसे समझ में आता है ना कि मैं बच्चा हूँ, वो बताने लगेंगे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आपने मुझे डांट दिया मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आपने मुझे ये नहीं दिलाया मुझे स्ट्रेस हो रहा है। कुछ बच्चे जेन्युइनली बैग की वजह से, पढ़ाई की वजह से दे फील स्ट्रेस्ड। तो ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अगेन ये मेंटल डिसऑर्डर है। अगेन अब आप मेंटली भी ठीक हो, अगर आप अपने घर में आप मेंटली भी ठीक हैं, आप फिजिकली भी ठीक हैं, पर जो समाज है, अभी पहलगाम अटैक हुआ, या एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं भी आसपास कुछ दंगा हुआ, आपके आसपास नीचे लड़ाई हो गई, या कहीं भी कोई भी तरह की कॉन्स्पिरेसी, कोई इश्यूज आए, देन व्हाट इज दैट? दैट इज सोशल, जिसको कह सकते हैं सिकनेस। तो वो भी आपको इम्पैक्ट करती है, वो भी आपको परेशान करती है कि नहीं करती है? सबको करती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो सोशल सेटअप भी इंपॉर्टेंट है। तो जब इन तीनों का बैलेंस आपको मिलता है, मीन्स यू आर फिजिकली फिट, you are mentally fit and you are socially fit, then that stage is known as health, right? You are having a good health. तो अब क्या है कि जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट वेलनेस। व्हाट इज एग्जैक्टली वेलनेस? जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो एक वेलनेस इंडस्ट्री है। कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की है, व्हाट इज वेलनेस? एनीबडी पढ़ के भी बता सकता है। स्वस्थ रहना। और कोई? यहाँ क्या लिखा है? Wellness is a continuous process in which person focuses on balancing body, mind, soul to improve the quality of life. जब आप वेलनेस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, आप वेलनेस की बात करते हैं तो क्या होता है? आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। समझ में आ रहा है किसी को? कुछ बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा सर हिलाइए जिससे सामने वाले को भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज मैं इसी स्लाइड को हो सकता है 1 आध घंटे तक बताती रहूँ। तो डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वेलनेस वो प्रोसेस है जिससे कि आप अपने आप को हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं, राइट? सो दैट इज स्टेट ऑफ। अब हम बात करते हैं मानव शरीर और उसकी संरचना। मैं बहुत फोकस करती हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। लोगों का कहना होता है कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कैसे आपका सब्जेक्ट नहीं है? अगर आपके पास आपकी बॉडी है, सबके पास सबकी बॉडी है अपनी अपनी, किसी और की बॉडी है किसी के पास है? किसी के पास तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। मिश्रा जी मुझे लग रहा है थोड़ा सा खुश हो रहा है, आपके पास किसी और की बॉडी है सर? अच्छा ठीक। तो अगर सबके पास सबकी अपनी बॉडी है और आप उस बॉडी से काम कराते हैं तो आपको क्या उसके बारे में नहीं जानना चाहिए?
how can you actually say कि this is not your subject? Since you have your own body, it is your own subject, right? तो knowing your body is very important. और हमारी बॉडी की संरचना क्या है ये हम सबको जानने की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे कि ये इमारत है, आप जिस इमारत में बैठे हैं इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट, राइट? ऐसे ही जो हमारा शरीर है इसकी सबसे छोटी इकाई है कोशिका यानी कि सेल. एंड आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 63 ट्रिलियन थाउजेंड सेल्स, राइट? 63 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कोशिकाओं से हमारा ये शरीर बना हुआ है. हमें कोशिकाएं दिखती नहीं. आपका सवाल हो सकता है किसी का सवाल, ये कोशिकाएं हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि कोशिकाएं एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनते हैं? उत्तक यानी कि टिश्यूज. जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, राइट? जो भी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं. अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, देन दैट सिस्टम इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. मैं थोड़ा हिंदी में बता देती हूँ. बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन को मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगी, जब बहुत सारे ऑर्गन, आंतरिक अंग जब एक साथ मिलते हैं और कोई एक काम को सुचारू रूप से करते हैं तो उस सिस्टम को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल, हमारे पास पाचन तंत्र है जिससे हम खाने को पचाते हैं, राइट? उस पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. वो माउथ से शुरू होता है, ईसोफेगस जो हमारी नली है इस तक जाता है, देन स्टमक आता है, साथ में लीवर एसोसिएटेड है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. तो ये अलग अलग ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं, यानी चयापचय की क्रिया का कार्य पूर्ण कर पाते हैं. अगर सिर्फ आपके पास स्टमक हो, खाली एक ऑर्गन हो, तो क्या ये पूरा कार्य अकेला एक ऑर्गन कर सकता है? नहीं कर सकता. इसलिए ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम. जब नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ एसोसिएट होते हैं देन क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी, जो हमें अभी जिस फॉर्म में हम खड़े हैं, राइट? इतना ही नहीं, इसके साथ ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और शायद इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जो कि कोई भी इंसान कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो नहीं बना सकता. जितनी तरह की नाड़ियाँ, जितने तरह की नसें, जितने तरह के ऑर्गन, जितनी कोशिकाएं इस शरीर के अंदर हैं वो रेप्लिका नहीं बनाया जा सकता. तो इसलिए इस शरीर के बारे में जानना और उसको हम कैसे अच्छा रख सकते हैं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं होती, पहले हम इस पे बात करते हैं. और ये बहुत ही जनरल स्टडी, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल न्यू बिगनर्स हमारे साथ में हैं, तो हम लोग बिल्कुल जनरल अभी बातें कर रहे हैं फर्स्ट सेशन में, जिसमें कि आप इतना समझ पाएँ. देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं बहुत सारे लाइफस्टाइल दिक्कतें अपने साथ करते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस. और अगर हमें वाकई में इनसे अपने आप को बचाना है तो कोई मेडिसिन इसका इलाज नहीं है. मेडिसिन खाली सिम्टम्स को सप्रेस कर सकती है, इमीडिएट आपको रिलीफ दे सकती है, आपको लगातार स्टिमुलाई देकर उसको कंट्रोल कर सकती है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दीज डिजीजेस. क्या आपने कभी देखा कि डायबिटीज़ की दवा बंद हुई है? आपने अगर डाइट से कंट्रोल कर लिया है तो वो डायबिटीज़ की दवा कम हुई है. लेकिन जिन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं मैं डायबिटीज़ की सिर्फ दवा खाऊंगा या खाऊंगी, तो वो डोज हमेशा बढ़ी है. ब्लड प्रेशर की दवाएं क्यों नहीं सालों साल बंद होती? वो हमेशा उसका डोसेज बढ़ता है. जस्ट बिकॉज लाइफस्टाइल, जब हम रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा मेडिकेशंस पे, राइट? तो सबसे पहला शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इज बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार. उस संतुलित आहार के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उस आहार के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेना, प्रोटीन्स लेना, विटामिन्स लेना, मिनरल्स लेना, एसेंशियल फैटी एसिड्स लेना और फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेना इम्पॉर्टेंट है. नाउ हम क्या करते हैं, जो हमारी डाइट के साथ प्रॉब्लम है, हम सभी खाना खाते हैं नॉर्मली, दाल चावल रोटी सब्जी. जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं. पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है
वो है आज के समय में, सिंस वी हैव अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग ज़्यादातर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बटन ऑपरेटेड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। हम क्या करते हैं, हमारी पूरी डाइट का मेजर कंसंट्रेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स, रोटी के फॉर्म में, चाहे ब्रेड के फॉर्म में, चाहे पराठे के फॉर्म में, चाहे जिस भी फॉर्म में। हम 10 to 20% बमुश्किल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, मतलब 20% में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। हमारा पूरा शरीर बना है कोशिकाओं का, और कोशिकाएं किस चीज़ की बनती हैं, प्योर प्रोटीन्स। हमारा शरीर जब भी कहीं से डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन, और एक इंसान को अमूमन उसके वज़न के लगभग बराबर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेट से किसी का वज़न 50 किलो है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे अपनी डाइट में लेना चाहिए, जो वो नहीं लेता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमें खाने में या तो दाल से मिल रहा है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ख़राब दूध मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड हैं। अगर किसी को अच्छा, किसी के घर में गाय भैंस होगी तो थोड़ा बहुत दूध से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन के लिए या तो हम चना कभी कभार खाते हैं, राजमा कभी कभार खाते हैं, बस यही लेते हैं। विटामिन मिनरल की बात करें, आयुर्वेद कहता है कि एक दिन में कम से कम 5 से 6 कलर की चीज़ें हमें खानी चाहिए। मैंने भी सर को टोका कि आप सिर्फ इतना ही लंच करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं लेते हैं। सैलेड्स का कंसेप्ट ये है कि 5 लोगों के बीच में एक क्वार्टर प्लेट में सैलेड कटता है और वो 2-2 पीस सब लोग रख लेते हैं, राइट। तो अगर जब हम कलर की बात करते हैं तो हम कलर भी नहीं यूज़ कर रहे अपने खाने में। कलर मतलब खाने का कलर नहीं, उतने तरह की फल या सब्जियाँ, फल का तो हमारे जीवन में एग्जैक्ट टाइम ही नहीं है कि जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हमको उसको हर एक न्यूट्रिएंट में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप अगर ये एक छोटा सा जो चार्ट है इसमें देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि हमें बैलेंस किसका करना है। हमारे डाइट में एटलीस्ट 25% प्रोटीन होना चाहिए, हमारी डाइट में एटलीस्ट 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारा शरीर 70 से 75% पानी से बना है, 20 to 25% बाकी सारा हार्ड मास सॉलिड से बना हुआ है। तो डाइट अगर हम उल्टी लेंगे, यानी कि हमने 70-75% सॉलिड लिया और 20-25% में हमने सब कुछ लिया, तो हमारा शरीर उस तरह अलाइन नहीं होगा जैसा कि हम चाहते हैं। एवरीबडी नाउअडेज, हर किसी को लेथार्जी, थकान, इस जगह दर्द, उस जगह दर्द, यदा कदा, अक्सर इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, ज़रा सा वेदर चेंज हो। और देखिए, ऐसा नहीं कि मैं ये बता रही हूँ तो आई एम 100% फॉलोअर, आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड यू ऑल शुड ऑल्सो ट्राई, ठीक है। हम सब इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोगों को इस बात को समझना है कि हमें अपनी डाइट को किस तरफ लेके चलना है। हमें पर डे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी को पकाकर भुजिया करके खाने में वो सिर्फ कार्बन बचता है, उसमें कुछ नहीं बचता। वाटर कंटेंट मीन्स वाटर कंटेंट। हम अगर घिया खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं, तोरई खा रहे हैं, तो उसको हमको बहुत मसालेदार खाएंगे तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइडियली एक इंसान को, और आज के समय में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्यों नहीं खाना है, हम ज़्यादातर बैठ के काम कर रहे हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो खेत में काम करते हैं? ऑनेस्टली प्लीज़ हैंड रेस करिएगा। वेरी नाइस, सर के लिए ज़ोरदार तालियाँ। आप लोगों की वजह से सर हम लोगों तक शुद्ध अन्न मिलता है, शुद्ध अन्न पहुंचता है, तो आपको सल्यूट है। अब जैसे सर हैं या आप हैं, आप अगर खेत में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेहनत का काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट पचा सकते हैं। पर एक इंसान जो ज़्यादातर एसी में बैठा है या घर में बैठा है, सुबह उठा, नो एक्सरसाइज, आपने नाश्ता किया, फिर गए अपनी टेबल पे बैठ के दिन भर काम किया, नो एक्सरसाइज अगेन, 6-7 बजे अपने ऑफिस से निकले, घर पहुंच गए, 1 घंटा रास्ते में जाम में फंसे रहे, पूरी दुनिया की धूल मिट्टी इनहेल करने के बाद घर पहुंचे, थके, टीवी चला लिया, फिर खाना खा लिया, फिर जाके सो गए। पूरे दिन में देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी इज निल। तो वो कार्बोहाइड्रेट आप कैसे पचाएंगे? वो पचेगा नहीं और अनडाइजेस्टेड आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा एंड इट विल क्रिएट टॉक्सिन्स। तो यहाँ पे हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। हम आगे जब डाइट की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे हाउ कैन यू कंट्रोल। हम अपनी डाइट में स्प्राउट्स का इंक्लूजन क्यों नहीं कर सकते? हम भले वो हमें टेस्ट में उतना समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन यू स्टार्ट हैविंग इट आपकी बॉडी आपको अच्छा फील कराएगी। स्प्राउट्स में मूंग हो सकता है, मेथी हो सकता है, चना हो सकता है, जो भी स्प्राउट्स आपको सूट करता हो। हम ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर क्यों नहीं खा सकते? हम पूरे दिन में जब लंच करने चलते, कल मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे होम टाउन से,
उसकी मैं आपको बात बताऊँ तो आपको बड़ी मज़ा आएगी। उसने कहा दीदी मुझे वज़न कम करना है, पेट मेरा एकदम बाहर आ चुका है, बड़े वियर्ड लैंग्वेज में उसने बोला, कैसे कम करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं भर पेट बहुत वैरायटी खाना ना खा लूँ मुझे नींद नहीं आती है, और मुझे खाने का ज़िंदगी में शौक है। और चाय तो बिल्कुल बंद करने के लिए कहिएगा नहीं, और मैं फास्ट फूड ज़रूर खाऊंगा। अब बताइए कि आप वज़न कैसे कम करा सकती है मेरा। हमने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं कम करा सकती, मैं इंच भर भी नहीं करा सकती कम। तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर मैंने इसको मैंने सिर्फ एक बात बोली, अच्छा एक काम कर सकते हो, तुम भरपेट खाना खाओ, 5 रोटी खाओ, 10 रोटी खाओ, तुम खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड सुबह और शाम खाना शुरू कर दो, और सुबह नाश्ते में 1 प्लेट भर प्लेट कोई सा भी फ्रूट खाना शुरू कर दो। तो अभी क्या है, आपके सामने भी लोग ऐसे ही आएंगे, आपके घर में भी लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर आप उनको सिर्फ इतना बोलो ना, आप जितना खाओगे मैं आपको उतना बना के दूंगी, पनीर खाओ, छोला खाओ, कुछ भी खाओ, पर 1 प्लेट सैलेड खाने के बाद खाओ। आप देखोगे अगर आप 1 प्लेट सैलेड अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए, पहला तो 20 मिनट उसको खाने में लगेगा, 20 मिनट खाने के बाद आपके पेट में इतना फाइबर जा चुका होगा कि फिर आप जो डाइट लेते हैं वो ऑलरेडी आधी डाइट आप कर चुके होंगे, विदाउट स्ट्रेनिंग योर स्टमक कि नहीं मैं अभी तो आधा पेट मैंने खाया। आप सब ट्राई करके देखिएगा, मेरा ट्राइड है, ऑलरेडी मैंने ट्राई करा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अगर करते हैं तो क्या होता है, हमें विटामिन मिनरल संपूर्ण मात्रा में मिलेंगे। अभी विटामिन मिनरल करते क्या हैं, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस, हमको जो इम्यूनिटी प्रदान होती है वो इन्हीं से मिलती है, हमको जो प्रतिरोधक तंत्र हमारा मजबूत होता है वो इनसे होता है। प्रोटीन्स हमारी शारीरिक मेंटेनेंस का काम करते हैं, कहीं भी अगर ब्रेकेज हो गया है या ब्लॉकेज आ रहा है या किसी तरह का हमें डैमेज हो रहा है शरीर में, तो उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन्स करते हैं। फैट, एसेंशियल फैटी एसिड्स अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में ज़्यादातर रिफाइंड हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो लोग अवेयर है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल करें या किसी भी तरह से। शुद्ध सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर हमारे घरों में वो यूज़ होता है। देसी घी जो लोग घर में बना रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया, बाहर का भी देसी घी बहुत अच्छा नहीं है। तो अब क्या है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स भी अगेन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए वो रिक्वायर्ड हैं। आपकी स्किन में जो चमक है, जो लचीलापन है, ये सब एसेंशियल फैटी एसिड्स की वजह से है। तो ऐसा नहीं है कि हमें तेल नहीं खाना, हमें घी नहीं खाना। और आपको बताऊं, वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर हम ऑयल या वनस्पति की बात करें तो वो है देसी घी। आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ज़्यादातर देसी घी में दी जाती थी। क्यों? क्योंकि देसी की, शुद्ध गाय का अगर देसी घी है तो सिर्फ उसके अंदर पावर है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की। जितनी भी नर्वस सिस्टम की मेडिसिन दी जाती हैं या दी जाती थी, उनमें ज़्यादातर गाय का शुद्ध देसी घी मिला के दिया जाता था, क्योंकि उसके साथ आप जो चीज़ देंगे वही आपके ब्रेन तक जाएगी, अदरवाइज वो कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो देसी घी अगर आप खाएं बहुत अच्छी बात है, शुद्ध सरसों का तेल खाएं, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स की अगेन आपको रिक्वायरमेंट है। देन कम्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको फल से मिलेंगे, सब्जी से मिलेंगे, सैलड से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बनती है हमारी बैलेंस डाइट। और अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी डाइट को ठीक कर ले, हम ज़रूर यहाँ पे मार्केटिंग करने बैठे इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कुछ सप्लीमेंट्स और सिर्फ डाइट अगर आपने ठीक कर लिया, 80% बीमारियाँ आपके शरीर से जा चुकी होंगी। ये समझा हुआ, ट्राइड, जानी हुई बात है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। अगली चीज़ जो है वो है ताज़ी शुद्ध हवा। अब ये हमारे घरों में बैठ के पैक्ड हाउसेस में नहीं मिलेगी, एसी, सेंट्रलाइज एसी वाले घरों में नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको बाहर निकलना पड़ेगा, मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, हरी भरी जगहों पे जाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए भी हम अगर निकलते हैं तो जितना अच्छा लेवल पे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रहेगा, जितने अच्छे से आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, उतना आपकी एक एक कोशिका जागृत रहेगी, क्योंकि कोशिका को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन कोशिका को नहीं मिलेगी तो कोशिका डेड हो जाती है। तो इसलिए एवरी सिंगल डे आपको शुद्ध हवा में जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है नियमित व्यायाम, ठीक है। ये हर किसी को करना चाहिए, शरीर की वर्जिश करना, शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना। इसके बाद आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, पर्याप्त नींद। सोना किसको पसंद है? ये वाला नहीं, ये वाला। कितनों को पसंद है? आप लोग को नहीं पसंद सोना? सबको पसंद है, ठीक है। पर्याप्त नींद होनी चाहिए, कम से कम 6-7, अब मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा,
ठीक है। दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 8 8 8 मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है। पहला 8 घंटा, 8 घंटा जो आपके दिन भर का हो वो होना चाहिए डेडिकेटेड टू योर वर्क, जिससे आप अपनी जीविका चला सकें। नेक्स्ट 8 घंटा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, स्लीप। और एक जो तीसरा पार्ट 8 घंटा बचता है उसमें आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, दैट्स इट। जो ये 8 घंटा होगा इसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना, अपना सही खान पान करना, दिनचर्या सही करना और स्वाध्याय करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद को याद करना। और मैं मानती हूँ कि एंड ऑफ द डे अपने आप को आधा घंटा ज़रूर देना चाहिए कि पूरे दिन में आपने कैसे अपने पूरा दिन बिताया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, रियलाइज़ करना, कितना अच्छा बोला, कितना गलत बोला, क्या गलत खाया, क्या अच्छा खाया, पूरा रियलाइज़ करके एफर्म करना कि नेक्स्ट डे जो गलतियाँ हुई उनको नहीं दोहराना है और जो अच्छा किया उसको कैरी ऑन करना है। तो जब हम इस तरह से अपनी चीज़ों को प्लान आउट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत व्यवस्थित जीवन शैली की तरफ खुद को लेके जाते हैं। तो पर्याप्त नींद 6 से 8 घंटे की बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए। इसके बाद तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, जैसे कि मैंने 8 घंटा जो आपको बोला जिसमें आप अपना ख्याल करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उसी समय आप तनाव मुक्त रहने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये हर चीज़ें हर किसी को आनी चाहिए। अभी क्या है ना, इसको लोग सोचते हैं नहीं ये हमारा टॉपिक नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, यही हमारा टॉपिक है। योग क्या है? योग सिर्फ जोड़ना है स्वयं को स्वयं से, हम अपने आप को जाने, दैट इज़ योग। और उसके साथ साथ हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ें, दैट इज़ योग। हमारा शरीर नेचुरल है, जानते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह प्राकृतिक है। तो हमें सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? प्रकृति से स्वयं को जोड़ना है। प्रकृति की चीज़ों को हमें एज सच कंज्यूम करना। हवा कौन देता है? प्रकृति। पानी कौन दे रहा है? प्रकृति। भोजन कौन दे रहा है? प्रकृति। हर चीज़ हमें प्रकृति दे रही है, तो बस हमें उसको उसी तरह से लेना है और ग्रैटिट्यूड शो करना है, हर दिन धन्यवाद करना है कि प्रकृति ने हमें इतना दिया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इतना काम करना शुरू करिए अपने साथ में, आप देखेंगे आपके जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे कि आप भी सोचेंगे कि मैंने तो बहुत थोड़ा चेंज किया, बट इट इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। और एक चीज़ और थी इसी में, सकारात्मक सोचना। हम ज़्यादातर टाइम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्स भी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करने लग जाती हैं, हमारा जो गट फ्लोर है वो भी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। बिकॉज जो गट ब्रेन एक्सिस का कंसेप्ट है वो है कि आप जैसा सोचते हैं उसी तरह से आपका शरीर, आपका गट, आपका डाइजेशन भी करने लग जाता है। आप तनाव में खाना खाते हैं तो आपको गैस बनने लग जाती है। आप फ्री माइंड में जब खाना खाते हैं, रिलैक्स होकर खाना खाते हैं, और मेरा ये सजेशन है हर किसी को, आपको गुस्सा आ रही है खाना मत खाइए, आप बहुत तनाव में खाना बिल्कुल मत खाइए, बहुत रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, खाना मत खाइए, क्योंकि ये खाना आपको कभी पोषण नहीं देगा, ये सिर्फ आपको इंडाइजेशन इश्यूज देगा। रिलैक्स, थोड़ा देर स्टेबल हो जाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, रिलैक्स होने के बाद जब आप खाना खाते हैं थोड़ा खाइए, खुश मन से खाना खाइए, वो खाना आपको अच्छे से लगेगा और आपको पर्याप्त पोषण देगा। और सकारात्मक होना हर किसी की आजकल के समय में ज़रूरत है। हम हमेशा सुनते हैं 1 गिलास आधा भरा आधा खाली, सिर्फ सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, ज्ञान हम दूसरों को बांटते हैं, अप्लाई कभी नहीं करते हैं। जब भी आपको समस्याएं दिखे तो ज़रूर सोचिए कि कहीं ना कहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोचिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सल्यूशन के तरफ काम करना ही सिर्फ आपके जीवन का लक्ष्य है। नेगेटिविटी लेके बैठना, नेगेटिव बातों के बारे में सोचना, खामियां ढूंढना, कमियां ढूंढना, ये सिर्फ आपको एक नेगेटिव पर्सनालिटी की तरफ ले जाएगी। बड़े सारे लोग, हो सकता है मैं सामने यहाँ से आपको ये सब बातें बता रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग के मन में आए, कुछ नेगेटिव ख्याल आए, तो ये सारे सेशन सिर्फ आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए नहीं है। हम जीवन शैली के ऊपर बात करते हैं, हम अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। तो अवेयरनेस हर लेवल पे, मानसिक, शारीरिक और आपकी आत्मिक, मतलब हर तरीके से, सोशल, सब तरीकों से आपको अवेयर होना ज़रूरी है। इसके बाद हमें ख्याल रखना है स्वच्छता का।
हाइजीन का, हर तरह से आपकी फिजिकल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम हाइजीन के बारे में नहीं सोचते तो तरह तरह के इन्फेक्शंस हमें मिलने लग जाते हैं, ठीक है, तरह तरह की बीमारियां, इन्फेक्शंस हमें मिलने लग जाते हैं। और क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र इतना मजबूत नहीं है, इसलिए जैसे ही कोई छोटा सा इन्फेक्शन आता है हम अफेक्ट होते हैं और हम लंबे समय तक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छता मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त जल का सेवन, ये डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। हमारा शरीर, मैंने पहले ही कहा, 70% पानी से बना है, तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ऑन एन एवरेज लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्शनली उनके लिए छोड़कर जिनको कि किडनी का कोई इशू है या जिनको कि डॉक्टर ने मना किया कि भाई आपको लिमिटेड पानी का सेवन करना है, राइट। पानी इज रिक्वायर्ड। और आपको मैं बताऊं, बड़े सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन और IBS का एक बड़ा रीज़न होता है कम जल का इंटेक लेना। बहुत कम बच्चे पानी पीते हैं या बड़े लोग बहुत कम पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी बड़ी सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ और अब हम लोग ऐड कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं ऐड किया है, वो है नियमित स्वास्थ्य जांच। क्योंकि आजकल के समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर हो रही हैं और इंसान को पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल कैंसर एक ऐसी चीज़ है, अमूमन लोगों को 4th स्टेज या 3rd स्टेज में समझ में आती है, और जब तक वो चेक होता है और इंसान उसके बारे में सोचता है कि इसको हम ट्रीटमेंट कराएं, तब तक वो 4th स्टेज में पहुंच चुकी होती है और वहां से फिर रिकवरी वापस बहुत मुश्किल होती है। और अगेन कैंसर के बड़े सारे रीजंस हैं। हमारे शरीर की जब भी कोशिका परिवर्तित हो जाएगी, टोटिपोटेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बनती है, वो बनती है, वो ग्रो करती है, बस ये है कि वो सिम्टम आपको देर में देती है, इसलिए इंसान को समझ में नहीं आता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स खाली इसके लिए ही नहीं, कैंसर के कुछ टेस्ट हैं, वो अगर पॉडकास्ट आप लोग देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन है बड़ी इंपॉर्टेंट जो करवानी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर जो कि फीमेल में होता है, उसके कुछ मार्कर्स हैं जिनको आप टेस्ट करा सकते हैं वेल विद इन टाइम, राइट। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मार्कर्स हैं जो कि आप चेक करा सकते हैं। ऐसे करके कुछ प्रोस्टेट कैंसर के भी चीज़ें हैं जो आप चेक करा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह का माउथ अल्सर किसी को अगर हो रहा है, और अगर वो टोबैको के किसी भी तरह के वेरिएंट का सेवन वो व्यक्ति करता है और लंबे समय तक अगर वो अल्सर या सोर बना हुआ है, तो उसको राइट टाइम पे चेक करा लीजिए। अदर देन दैट, जब हम बात करते हैं कैंसर की, अभी बात आ गई तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, हमारी खुद की फैमिली में एक बहुत बड़ी सफरिंग हम लोगों ने बड़ी रिसेंटली अभी देखी। वहाँ सिर्फ टाइम इम्पॉर्टेंट है। कैंसर डिटेक्ट हुआ, इमीडिएट उसके ट्रीटमेंट पे आप जाइए। जितने दिन आप उसको बढ़ाएंगे, आप मान के चलिए सेल्स हमारे शरीर में हर मिनट डिवाइड होती हैं। कैंसर की सेल और नॉर्मल कोशिकाओं में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती, यानी कि एक सेल 2 में डिवाइड हुई, फिर 2 से 4 बना, लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं वो कभी लीनियरली डिवाइड नहीं होती हैं। वो 2 से 8 भी बन सकती हैं, 8 से 50 भी बन सकती हैं, और बहुत तेज़ डिवीज़न होता है कैंसर सेल्स का, एंड दे नेवर डाई। आपने हमेशा देखा होगा, आप सुनते हैं ना कैंसर शरीर में फैल रहा है। हमारे शरीर का बाकी तो कुछ नहीं फैलता, ऐसा क्यों? जो नॉर्मल सेल्स है उनका एक लाइफ स्पैन है, लेट्स से 24 आवर्स या 48 आवर्स, तो जो पुरानी बनी है वो खत्म हो जाएगी और नई बनती चली जाएगी। बट कैंसर सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, अननेचुरली डिवाइड करते हैं, और वो कभी खत्म नहीं होते। इसलिए ये बीमारी एक ड्रेडेड बीमारी हो गई है और इसको संभालना इसलिए मुश्किल होता है। तो द मोमेंट यू गेट नोटिस ऑफ इट, इमीडिएट वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, अदरवाइज ये एक टफ बीमारी है, टफ टू हैंडल। और इमीडिएटली डाइट कंट्रोल, एल्कलाइन डाइट पे जाना, सब्जियों फलों का सेवन बढ़ा देना, जो भी चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं उसको इमीडिएट रोकना। तो बहुत सारे लोग इनको रिवर्ट बैक हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं, और जो इनका ध्यान नहीं रखते हैं उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो दिस इज अवेयरनेस टॉपिक, और उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। तो नियमित जांच और किस चीज़ की करानी है? हमें फुल बॉडी चेकअप कराना है। अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो आप उसका सही समय पर चेक कराइए। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जो भी चीज़ें आपके पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं उनको आप कंट्रोल में लेके आइए। अगर इनिशियली पता चलता है, किसी को डायबिटीज़ एकदम से पता चलता है, भाई HbA1c बढ़ गया, राइट, डायबिटीज़ 2-3 बार देखा तो फास्टिंग और ये सारा कुछ बढ़ा आ रहा है। आप अगर दवा शुरू करें बगैर, लाइफस्टाइल,
कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स पे आ जाएंगे तो 3 महीने में आपकी बॉडी उसको रिवर्ट करके रिवर्स में आ जाएगी। लेकिन उसको कैरी ऑन किया और ध्यान नहीं दिया, फिर वो लंबे समय तक आपको खींचेगी और आपको मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये टोटल था अवेयरनेस सेशन, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज वेलनेस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी, राइट। तो इसके बारे में हमने अभी जाना और बेसिक चीज़ों के बारे में जाना। अभी मैं अपने सेशन को यहीं पे विराम दे रही हूँ।